Hello, my dear learners. Myself Abhay and I welcome you all at your own YouTube channel है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज ये हमारी इनकम टैक्स सीरीज़ का सेकंड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि टैक्सेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखा था, अलग अलग प्रकार के टैक्सेस देखे थे, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब हम अपने पहले लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं। और भी बहुत चीज़ें हमने कवर अप उसमें करी थी, जैसे फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन के साथ। चार्जिंग सेक्शन होता क्या है? देखिए, किसी भी एक्ट को समझने के लिए उसके चार्जिंग सेक्शन को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उस एक्ट को पूरा हमको बताता है, उसकी पूरी सिनॉप्सिस बताता है, यानी उसको पूरा ओवरऑल बताता है कि उस एक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें उस एक्ट के अंदर इंक्लूडेड होने वाली हैं। तो किसी भी एक्ट को समझने से पहले उसके चार्जिंग सेक्शन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये एक उसके बेस की तरह भी काम करता है। मतलब पूरे एक्ट में हम जो भी पढ़ेंगे वो यही इसी के इर्द गिर्द ही पढ़ेंगे, और पूरे इसी के अंदर जो लिखा है वो ही सब पढ़ेंगे। और इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 4। जी अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है। जी एवरी पर्सन, पर्सन का मतलब क्या हुआ? पर्सन का मतलब वो हुआ कि जो भी लोग इनकम कमा रहे हैं, ठीक है, वो सब पर्सन के अंदर इंक्लूडेड होंगे। पर्सन का बेसिकली मतलब लोग ले जाते हैं कि पर्सन मतलब खाली इंडिविजुअल होगा, कि जैसे कि आप हो गए, मैं हो गया। जी नहीं, पर्सन के अंदर वो सब लोग आते हैं जो इनकम कमा रहे हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स हो गए, कंपनी हो गई, एचयूएफ हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, लोकल बॉडीज़ हो गई, और भी बहुत लोग जो हम आगे डिटेल में इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आगे हमारा लिखा है हुज टोटल इनकम, जिसकी टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम का मतलब क्या हुआ? टोटल इनकम का मतलब हुआ कि वो पैसा वो जो अलग अलग ज़रियों से कमा रहा है, ठीक है, जैसे चाहे वो अपनी सैलरी से कमा रहा हो, चाहे वो अपनी हाउस प्रॉपर्टी से, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करके कमा रहा हो, या वो अलग अलग सोर्सेज से कमा रहा हो, जैसे कि ड्रीम इलेवन पे टीम बना के वो पैसा कमा रहा हो। तो इन सब इनकम को जोड़ के हम उसके ऊपर टैक्स निकालते हैं। आगे बढ़ते हुए आते हैं इसमें हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हुआ? प्रीवियस ईयर का मतलब हुआ वो साल जिस साल की इनकम हमें टैक्स करनी है। जैसे कि अभी हमारा साल चल रहा है 2024, तो हमारी जो प्रीवियस ईयर होगा वो 2023 टू 24 वाला ईयर होगा, और उस साल भर में हमने जितनी भी इनकम कमाई है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे लिखा है एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सीड करता है एक ऐसी अमाउंट को जो मतलब चार्जेबल नहीं है टैक्स के। मतलब जैसे इनकम टैक्स के अंदर हमारी लिमिट मान लेते हैं, दे रखी है 2.5 लाख। अगर हमारी इनकम 2.5 लाख को एक्सीड कर जाती है तो फिर हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। और अगर हमारी इनकम 2.5 लाख को एक्सीड नहीं करती है तो फिर उसके ऊपर हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है, हमारी उतनी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। ऑफन असेसी, असेसी कौन हुआ? असेसी वो हुआ जिसे इनकम टैक्स पे करना होता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, एंड इस टोटल इनकम इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स। वही उसकी अगर असेसी की इनकम एक्सीड कर जाती है अमाउंट से तो उसको चार्जेबल हो जाती है इनकम टैक्स के अंदर एट रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन दी फाइनेंस एक्ट, और उस रेट के हिसाब से जो फाइनेंस एक्ट में बता रखा है। कई जैसे हम पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था कि फाइनेंस एक्ट ने हमें कुछ रेट्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं जिनके बेसिस पे हम अपनी इनकम के ऊपर टैक्सेस को कैलकुलेट करते हैं। तो उन्हीं रेट्स के ऊपर हम अपनी टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, और ये किसका, कौन से ईयर की इनकम होगी? हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम होगी, ठीक है गाइस। तो ये हमने पढ़ा अभी तक चार्जिंग सेक्शन के अंदर। और गाइज अब चार्जिंग सेक्शन के अंदर बेसिकली हमने जितने भी ये पॉइंट्स पढ़े हैं, जैसे पर्सन क्या होता है, टोटल इनकम क्या होती है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, कितनी अमाउंट एक्सीड करने पे हमारी इनकम टैक्सेबल होती है, असेसीज क्या होते हैं, रेट्स क्या होते हैं, अब इन्हीं सब चीज़ों को हम ब्रीफली डिस्कस कर। दोस्तों जो भी टर्म्स हमने चार्जिंग सेक्शन में पढ़ी अब उसे हम ब्रीफली समझते हैं।
ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी आ जाते हैं पर्सन्स के ऊपर। पर्सन्स का मतलब क्या होता है? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में पर्सन्स के अंदर आते हैं इंडिविजुअल्स, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म्स इंक्लूडिंग LLP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद एनी ऑफ द अबव कैटेगरी। ठीक है, तो अब हम इन सबको एक एग्जाम्पल के ज़रिए पढ़ते हैं। एक इंडिविजुअल कौन होता है? एक इंडिविजुअल एक सिंगल हैंडेड पर्सन होता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर राज हो गए या मिस्टर अभिषेक हो गए, ये एक इंडिविजुअल कैटेगरी की तरह दिखते हैं, एक सिंगल पर्सन की, जब हम सिंगल पर्सनल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है गाइस, वहीं हमारे पास आता है HUF, इसका मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक कॉमन एंसेस्टर के लीनियर डिसेंडेंट होते हैं, मतलब एक कॉमन व्यक्ति होता है उसके लीनियर डिसेंडेंट होते हैं। और इसमें जो वन पर्सन होता है कर्ता, जो एक मेन पर्सन होता है, कह सकते हैं घर का मुखिया होता है, वो सारे चीज़ों को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, और वो ही टैक्स वगैरह सर्विसेज को प्रोवाइड, मतलब टैक्सेस को भरता है। और HUF जो होते हैं यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होते हैं, वो कौन लोग फॉर्म नहीं कर सकते गाइस? गाइस, मुस्लिम और क्रिश्चियंस HUF को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बाकी जो पंजाबीज़ हो गए, सिख्स हो गए, हमारे जैन्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, वो HUF क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियंस HUF क्रिएट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पर्सन की डेफिनेशन में आता है कंपनी। कंपनी हमारी कोई सी भी कंपनी हो गई, चाहे हमारी प्रॉफिट ओरिएंटेड हुई या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी हुई, वो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आती है। फिर आता है पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP। पार्टनरशिप फर्म हमारे पास कौन कौन सी हो गई? देखिए गाइज, पार्टनरशिप हम पढ़ते हुए बहुत टाइम से आ रहे हैं, जिसमें बहुत से मतलब सिंगल पर्सनस होते हैं, एज अ पार्टनर की तरह आते हैं और बिजनेस साथ में मिलकर करते हैं, वो फर्म्स भी आ जाती है। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म होती है, CA की एसोसिएट फर्म्स होती हैं, वो भी पर्सन के अंदर आती हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जब मतलब बहुत से इंडिविजुअल्स साथ में आके काम करते हैं तो हम कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। वही हमारे पास आता है एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स, मतलब कोई इंडिविजुअल, कंपनी या पार्टनरशिप हम साथ में आके जब काम करते हैं तो हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। लोकल अथॉरिटी, बाकी लोकल गवर्नमेंट की बात हम करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव एक्ट के हिसाब से वर्क करती है, तो वो भी पर्सन की डेफिनेशन के अंदर कवर अप होती है। और अगर कोई और पर्सन जो इन डेफिनेशन में कवर नहीं होता, यानी एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो गवर्नमेंट की नज़र में पर्सन है, वो अगर फॉल नहीं करता तो वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आता है। ठीक है गाइस, पर्सन की डेफिनेशन को कवर अप करने के बाद अब हमारा अगला बढ़ते हैं। हमारी डेफिनेशन के अंदर अगली बात थी स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके ऊपर अब हम बात करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना। अब रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस आया क्यों, ये मतलब होता क्या है, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर हमारे पास आ जाती हैं, एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर हमारे पास दो एस्पेक्ट्स आते हैं। पहला आता है कि पर्सन या तो रेसिडेंट होगा या पर्सन जो होगा वो नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है, अब ये रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट क्या होता है, ये हम अपनी आने वाली क्लासेस जो रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर आएंगी उसमें इन डिटेल पढ़ेंगे। आप इतना भी समझ लीजिए कि कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं या स्पेसिफाइड कंडीशंस होती है जिनसे कोई भी पर्सन या तो वो रेसिडेंट बनता है या नॉन रेसिडेंट बनता है। और जो रेसिडेंट होता है उसको थोड़े ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इन कंपेयर टू नॉन रेसिडेंट, जब भी हम टैक्सेस को कैलकुलेट करते हैं। और हम इसी वीडियो के अंदर अभी आगे समझेंगे कि रेसिडेंट को क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं जो नॉन रेसिडेंट को नहीं मिल पाते हैं। ठीक है ना? तो अभी हम रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है अपनी इनकम को क्लासिफाई करना। गाइस, मान लीजिए मतलब जैसे कि हम कहीं से भी अपना पैसा कमाते हैं, ठीक है, इनकम हम अपनी कमाते हैं, तो हमारी इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ ऐसे मतलब 5 हेड बना रखे हैं कि हमारी इनकम उन्हीं 5 हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। मतलब हम दुनिया भर का
कहीं का भी पैसा कमाएंगे वो इन्हीं पांचों हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। मतलब डिफ्रेंशिएट कर रखा है अलग अलग हेड्स में। तो कौन से ये पांचों हेड हैं, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला हेड हमारे पास आ जाता है इनकम अंडर द हेड सैलरीज, ठीक है। फिर अगला आता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फिर तीसरा हमारे पास आता है इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस। इसका नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीजीबीपी, यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। चौथा आता है हमारे पास इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। और लास्ट हमारे पास आता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ठीक है गाइस, अब हम इन सबको पांचों को थोड़ा अच्छे से समझेंगे और आने वाली क्लासेस में जब हमारी सैलरीज़ के ऊपर क्लास आएगी तो इसको और अच्छे से समझेंगे कि इसके अंदर आता क्या क्या है। तो गाइस पहली तो बात हम ये समझ लें कि सैलरीज़ के अंदर सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक की बात होती है इनकम टैक्स एक्ट की। जी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम सैलरीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मिस्टर ए हैं, वो एक सैलरीड पर्सन है, ठीक, यानी जॉब करते हैं। तो जॉब से उनको जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं या जो भी इनकम वो कमा रहे हैं वो उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। जैसे कि मान लीजिए मिस्टर ए जॉब करते हैं और उनकी एनुअल इनकम जो है जॉब से वो है 10 लाख रुपीज़। तो ये जो 10 लाख रुपीज़ है वो उनकी टैक्सेबल होगी अंडर दी हेड सैलरी के अंदर। और मिस्टर ए जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मिस्टर ए जो हैं उन्हें उनकी कंपनी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी देती है। एडिशनल बेनिफिट कैसे देती है, मतलब उन्हें कार प्रोवाइड करती है, ठीक है, कार की सर्विसेज मिलती हैं, या उन्हें हाउस प्रोवाइड करती है, या उन्हें मतलब कि रेंट प्रोवाइड करती है कि जिससे कि वो घर ले सकें पास में रेंट पे, ठीक है। तो ये जितनी भी फैसिलिटीज़ एडिशनल फैसिलिटीज़ मिस्टर ए को मिल रही है ये भी उनकी इनकम अंडर दी हेड सैलरीज़ के अंदर टैक्सेबल होगा। तो आप ये देख सकते हैं मतलब ये कितना ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है और कितने अच्छे से मतलब गवर्नमेंट ने हेड्स बना रखे हैं जिनके ज़रिए हम इनकी इनकम को अच्छे से कंप्यूट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही सैलरीज़ के बाद हमारा अगला हेड आता है इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर सबसे पहले हम समझते हैं इसके अंदर सेक्शन 22 से लेके 27 को हम कवर अप करेंगे। अब एक एग्जांपल के ज़रिए हम ये समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक हाउस है और इस हाउस को आपने रेंटल पर्पस के लिए दे रखा है, ठीक है। इस हाउस को मतलब आपने लेट आउट कर रखा है, ठीक है, और इसके ऊपर आप रेंट कमाते हैं। जो आप रेंट कमाते हैं, ठीक है, जो आपकी रेंटल इनकम होती है वो आपकी टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम दी हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है ना गाइस। जो हमारी जो रेंटल इनकम होगी वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से टैक्सेबल होती है, यानी इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमारी वो इनकम टैक्सेबल होगी जो हम रेंट दे मतलब रेंट कमाते हैं वो हमारी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होती है। वहीं हमारे पास अगला आता है इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस। अब यहाँ हमारे पास बात आ जाती है हमारे बिजनेस और प्रोफेशन की। मान लीजिए आप लाला जी हैं, आपकी खुद की दुकान है और आप अपनी दुकान से मतलब धंधा वगैरह करते हैं, अपना काम वगैरह करते हैं और उससे आप जो भी मतलब कमाते हैं कि आपकी एक शॉप है, आप इससे अपना कोई भी मतलब इनकम वगैरह जो जनरेट करते हैं वो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होती है, ठीक है। या तो आप कोई एडवोकेट हैं, वकील साहब हैं, या आप कोई सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या डॉक्टर हैं और आप जो अपनी इनकम कमाते हैं वो आपकी पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होती है। पीजीबीपी के अंदर हमको बहुत सारी लिमिट्स भी मिलती है और बहुत सारी हमें एग्जामिशंस भी मिलती हैं, सब्सिडीज़ भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे अपने हम बिज़नेस को इन्हांस कर पाते हैं, अपने प्रोफेशन को बढ़ा पाते हैं, ठीक है। जो जब भी ये जो चीज़ें आएंगी ये हम पढ़ेंगे जब भी हम इनकम फ्रॉम अंडर दी हेड पीजीबीपी को कवर अप करेंगे, ठीक है ना गाइस। तो मतलब अभी तक हमने 3 हेड पढ़े और तीनों हेड बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा आसान है। इनकम अंडर दी हेड सैलरीज़ के अंदर हमने बात करी, जो हम सैलरीड पर्सन होते हैं जो सैलरी से जो वो इनकम कमाते हैं उसकी बात।
इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने बात करी कि जो हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करके कमाते हैं, ठीक है, मतलब भाड़े पे चढ़ाते हैं, उससे जो हम पैसा कमाते हैं वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होता है। और जो हम अपने बिजनेस से कमाते हैं, जो अपने प्रोफेशन से कमाते हैं, वो हमारी पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल होता है। गाइस अब हमारा फोर्थ अगला आ जाता है इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन, यानी कैपिटल गेन के अंदर जो हम पैसा कमाते हैं। और इसके अंदर हम सेक्शन कवर अप करेंगे सेक्शन 44 से लेकर सेक्शन 55 के तक, ठीक है ना गाइस, यहाँ तक के हम सेक्शन कवर अप करेंगे कैपिटल गेन के अंदर। तो अब हम इसको ऊपर एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लैंड थी जो आपने करीब 10 लाख रुपए की कुछ साल पहले ख़रीदी थी, ठीक है, और आज आपने उस लैंड को लगभग 50 लाख की बेच दी है। और इस लैंड को अगर आप मतलब इसका जो 10 लाख रुपीज़ है और आज के रेट के हिसाब से मतलब इंडेक्सेशन करके अगर आप इसकी वैल्यू निकालते, मान लीजिए 15 लाख रुपए निकलती है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर जो आप 35 लाख रुपीज़ का गेन कर रहे हैं, ये आपका टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम दी हेड कैपिटल गेन्स के अंदर। मतलब कैपिटल को बेचने के बाद जो आप उस पर गेन करते हो, कैपिटल के अंदर आपके पास लैंड आ जाती है, ठीक है, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, ज्वेलरीज आ जाती हैं, आर्ट आ जाती हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें आती हैं जो हम ब्रीफली अपनी आने वाली क्लासेस में कवर अप करेंगे। तो उनसे जो भी हम इनकम कमाते हैं वो हमारी कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्सेबल होती हैं, ठीक है। और हम जब भी इसके अंदर एक टैक्स प्लानिंग का सोर्स भी हम देखेंगे, वो हम जब भी कैपिटल गेन करेंगे उसके अंदर हम एक टैक्स प्लानिंग की बात भी आपको दिखाएंगे कैसे करके होती है। लास्ट हमारे पास बचता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, जिसको अंदर हमारे सेक्शन 55 से लेके 56 तक का कवर अप होगा। मतलब अब जो चारों में नहीं आया वो इसके अंदर टैक्सेबल हो जाएगा तो मतलब हम ये एक मतलब कह सकते हैं ऐसे करके, ठीक है गाइस। जैसे आप बैंक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, मतलब एफडीज़ वगैरह कराते हैं, ठीक है, एफडी वगैरह कराते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आप जो उसके ऊपर डिविडेंड वगैरह कमाते हैं, ठीक है, या जो बैंक में आपके पास सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है आप उसके ऊपर इंटरेस्ट जो कमाते हैं, ठीक है, तो वो सब आपका टैक्सेबल होता है इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज के अंदर, ठीक। या तो आपको और एक और हम मतलब अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं गिफ्ट्स का, जो मतलब सबको बहुत अच्छे लगते हैं कि गिफ्ट्स किसी को मिलते रहें तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जो उनको गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं और गिफ्ट्स जो टैक्सेबल होते हैं वो भी हमारे अदर सोर्सेज के अंदर ही टैक्सेबल होते हैं। तो ये हमारे पास पांचों हेड आ जाते हैं इनकम टैक्स के अंदर, जिसके अंदर हमारी इनकम टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 स्टेप पढ़े। सबसे पहला डिटरमाइन करना हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, और फिर स्टेप 2 हमारे पास आ जाता है क्लासिफाई करना अपनी इनकम को इन पांचों हेड के अंदर। मतलब पांचों हेड कौन कौन से हो गए गाइस, मेरे साथ एक बार आप सब बोलिए। इनकम अंडर दी हेड सैलरीज, बोलिए ना गाइस, इनकम अंडर दी हेड सैलरीज। दूसरा, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, इनकम अंडर दी हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। एंड चौथा, इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स। और लास्ट हमारा इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। बहुत बढ़िया गाइस, मतलब ऐसे ही अगर हम मस्ती से पढ़ते रहेंगे तो इनकम टैक्स कब ख़त्म हो जाएगी, चुटकी में से ख़त्म कर देंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। हाँ, समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है इस चीज़ को हम पहले समझ लेते हैं। अगला हमारे पास स्टेप आता है, स्टेप नंबर 3, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग मतलब जोड़ना। क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या होता है, देखिए ना, इसके अंदर हम सेक्शन 60 से लेके 65 को कवर अप करेंगे। जैसे पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए लोग क्या करते थे अपने टैक्स से बचने के लिए, मतलब क्या करते थे कि मान लीजिए आप हैं मिस्टर एक्स हैं, गवर्नमेंट ने कह रखा है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा रखी है कि अप टू 2,50,000 तक किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। मिस्टर एक्स ने कमाई दिखा दी कि उनके पास कमाई हो रही थी 2,70,000 की, यानी 20,000 रुपये ऊपर ही हो रहा था जिसके ऊपर उन्हें टैक्स देना एलिजिबल था। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपनी वाइफ मिसेस एक्स को ये दिखा दिया कि मिसेस एक्स ने ये 20,000 रुपये कमाए हैं, ना कि मैंने कमाए। और जब गवर्नमेंट को दिखने लगा कि मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लोग मतलब ऐसी मेल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्लबिंग का कॉन्सेप्ट लेके आई
कि अच्छा बेटा तो मतलब ऐसे करके पैसा बचा रहे हो। तो वो क्लबिंग का कॉन्सेप्ट लेके आई, जिसके अंदर क्या होती है कि जो हमारा पर्सन होता है उसकी इनकम में वो इनकम जोड़ दी जाती है और वो उसके ऊपर टैक्स देता है, ठीक है। जिसको हम जब भी हम क्लबिंग ऑफ इनकम को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तब ये समझ में आएगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरा बेटा है और कोई भी इनकम कमाता है, ठीक है, अप टू द लिमिट के अंदर उसकी वो इनकम आती है, तो वो भी कुछ कंडीशंस के अंदर हमारी इनकम के अंदर चार्जेबल टू टैक्स हो जाती है। और एक और एग्जांपल अगर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, वो बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी में, मतलब उनकी खुद की पार्टनरशिप फर्म है, और मिस्टर मिसेस एक्स जो हैं, उनकी वाइफ यानी कि मिस्टर एक्स की जो वाइफ हैं, मिस्टर एक्स की वजह से उनकी जॉब लगी उनकी कंपनी के अंदर, ठीक है। और मिसेस एक्स के पास ऐसी कोई क्वालिफ़िकेशंस नहीं थी जिसकी वजह से वो जॉब के लिए एलिजिबल हों। तो जो मिसेस एक्स उसके ऊपर जितना भी कमाएंगी वो मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। ये हमने एक प्रोविज़न पढ़ा है क्लबिंग ऑफ इनकम का, जिसको हम ब्रीफली आने वाली क्लासेस में अच्छे से समझेंगे। ये अभी मैंने आपको इसलिए समझा दिया कि आपको समझ में आए क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। क्लबिंग ऑफ इनकम करने के बाद हमारा अगला पार्ट आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जो हम सेक्शन 70 से लेके 79 के अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में प्रॉफिट एंड गेंस और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉसेस लगा ही रहता है, ठीक है। और अगर हमारे को कोई भी लॉस हुआ है अपने करंट बिज़नेस के अंदर, तो हम उसको आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस साल लॉस हुआ है 20 लाख रुपए का मेरे बिज़नेस से, ठीक है, तो मैं इसको आगे पर्पस के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, और आगे जो भी मेरी इनकम होगी उसमें से मैं इस लॉस को सेट ऑफ कर सकता हूँ, और जो मेरे पास पैसा बचेगा उसके ऊपर सरकार को टैक्स पे कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं जब भी हमें लॉसेस होते हैं, इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि हमारी आने वाली जो इनकम होगी वो कम हो जाती है, जिससे गवर्नमेंट को हम टैक्सेस कम दे पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉसेस होना अच्छा है, लेकिन लॉसेस का हमको एक बेनिफिट भी पता पड़ा कि क्या होता है आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। लॉसेस भी कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो हम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो अनडेफिनाइट पीरियड के लिए हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की बात करेंगे। लॉसेस हो गए, सेट ऑफ हो गया, क्लबिंग हो गई, उसके पास आता है हमारे पास क्रॉस टोटल इनकम को कंप्यूट करना है। जी हाँ, क्रॉस टोटल इनकम को हम कंप्यूट करते हैं, मतलब हम टोटल इनकम अपनी क्रॉस वाली निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं, जब ये जितने भी स्टेप्स पढ़े, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को प्लस करके और स्टेप 4 को माइनस करके, यानी जो लॉसेज अगर हमारे इस साल कुछ हुए थे या प्रीवियस लॉसेज जो हमारे चलते हुए आ रहे हैं उनको माइनस करके हमारी निकलती है ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 6 आता है, जिसमें आता है डिडक्शंस हम देते हैं ग्रॉस टोटल इनकम को अंदर सेक्शन 82, 80, 80C टू 80U लेके, ठीक है। गवर्नमेंट हमको कुछ ऐसी पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसकी वजह से कुछ डिडक्शंस वगैरह मिलती हैं जो हम अपनी इनकम में से कर सकते हैं, जिसकी वजह से उस इनकम के ऊपर हम टैक्सेस बचा सकते हैं। ऐसे कुछ मतलब हम आपको बता देता हूँ, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, या आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक, जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी हैं, तो उन केसेस में आपको डिडक्शंस मिलती हैं। और एक और डिडक्शन हमको मिलती है सेक्शन 10AA के अंदर। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट के बिज़नेस में हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट उन केसेस में भी हमको कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम थोड़े मोटिवेट होते हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं और इंडिया की वैल्यू यानी अपने देश की वैल्यू बढ़ाते हैं, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाते हैं। डिडक्शन को एडजस्ट करने के बाद हमारा अगला स्टेप आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो हमारा लास्ट इनकम है, ठीक है, जिसके अंदर हम इसकी एक शॉर्ट फॉर्म कहते हैं नेट टोटल इनकम, जिसको हम नेट टोटल इनकम भी कहते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने के बाद हमारे पास आती है नेट
टोटल इनकम। और जो नेट टोटल इनकम होती है इसी के ऊपर हमारे टैक्सेस कैलकुलेट किए जाते हैं। तो गाइज़ अभी तक हमने 7 स्टेप्स पढ़े, यानी 7 मैजिकल स्टेप्स पढ़े टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, मेरे साथ आप रिपीट करना। सबसे पहला स्टेप क्या आता है? डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर क्या डिटरमाइन करना, क्या हमारा पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। फिर स्टेप 2 हमारे पास आता है क्लासीफाई इनकम अंडर दी 5 हेड्स, जिसके अंदर हमारे पास आता है इनकम अंडर दी हेड सैलरीज, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। गाइज ऐसे नहीं चलेगा, आपको मेरे साथ रिपीट भी करना पड़ेगा। बोलिए ना, इनकम अंडर दी हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस, इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स, इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। इन पांचों के बाहर हमारी कहीं इनकम आएगी नहीं, ठीक है ना। तो ये पांचों हेड के अंदर ही हमारी इनकम आती है। और इन पांचों हेड के बाद हमारे पास क्या आता है गाइज, क्या करते हैं क्लब करते हैं। स्टेप नंबर 3 क्लबिंग ऑफ इनकम। स्टेप नंबर 4 सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को हटा दिया, लॉसेस ख़त्म हो गए। फिर क्या आया, ग्रॉस टोटल इनकम का कंप्यूट। फिर इन सब स्टेप्स को प्लस करके आया ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इसमें से हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, जो गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई साहब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, इतना परसेंटेज ऑफ आपकी इनकम छोड़ देंगे, ठीक है। जो साहब हमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो ये आ गई, डिडक्शन से हमें मिल गई। और ये आती है, ये आप याद रखना बेसिकली, ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 80C to 80U, ठीक है। ये आ गए। फिर आती है एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A। अरे भाई साहब मैं तो एक्सपोर्ट करता हूँ, अरे सर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए एडिशनल डिडक्शन ये मिलती हैं, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आप एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको ये सेक्शन 10A की एडिशनल डिवीज़न मिलती हैं, डिडक्शंस मिलती हैं। स्टेप नंबर 7 लास्ट स्टेप आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शन माइनस करते हैं तो क्या बचता है, हमारा बचता है नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है ना। इसी के ऊपर हम अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हो गई है हमारी बहुत अच्छे से। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा टॉपिक आता है प्रीवियस ईयर के बारे में, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो प्रीवियस ईयर को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता है। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए पढ़ेंगे, ठीक है। द ईयर इन विच इनकम अराइज और अर्न, वो ईयर जिसमें हमारी इनकम अराइज हुई और अर्नड हुई, इट इज़ द ईयर इमिडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अब गाइस ये जो असेसमेंट ईयर होता है वो वाला साल होता है जिस साल हम अपनी इनकम को असेस करते हैं, जिस साल हम उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, ठीक है। इट मे बी ऑफ 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स। मतलब प्रीवियस ईयर ज़रूरी नहीं है कि हमारा पूरा 12 महीने का ही होगा, ये 12 महीने से कम का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो जिस दिन से हमने वो बिज़नेस स्टार्ट किया, ज़रूरी नहीं कि हम ईयर के मतलब स्टार्टिंग में बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिज़नेस को हम बीच में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा पूरा 12 महीने का ही हो, ठीक है। अगर हमारा एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, ठीक है, एग्जिस्टिंग बिज़नेस है मतलब चलता हुआ बिज़नेस आ रहा है, तो हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। लेकिन अगर न्यूली सेटअप बिज़नेस है, ठीक है, अब गाइस वो 12 मंथ वाली कंडीशन आ जाती है। अगर हमारा न्यूली सेटअप बिज़नेस है तो प्रीवियस ईयर हमारा स्टार्ट होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब जिस दिन से हमने अपने बिजनेस को कमेंस किया उस दिन से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर हमारा 12 महीने का ही हो। अब एक एग्जांपल के ज़रिए हम प्रीवियस ईयर को समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है, उनकी इनकम थी, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, ठीक है, उन्होंने टॉय मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया 31 मई से, ठीक है। और 31 मई से लेके 31 मार्च तक उन्होंने इनकम अर्न करी मान लीजिए 10 लाख रुपीस की। तो आप इसमें दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होते हुए देख सकते हैं कि पहली कंडीशन तो ये कि ये प्रीवियस ईयर हमारा लेस देन 12 मंथ है, ठीक है, 12 मंथ से हमारा लेस देन है। और दूसरी बात, एक न्यूली कमेंस बिजनेस है और हमारी इनकम जो है हमें डिटरमाइन हो गई है कि 10 लाख की हमने इनकम कमाई। अब इस 10 लाख की इनकम पे जो हमारा आने वाला साल है असेसमेंट ईयर, उसके अंदर हम इसको चार्जेबल टू टैक्स करते हैं।
और करंट फाइनेंस एक्ट के हिसाब से अगर हम बात करा जाए तो हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो चल रहा है 2023 वाला और 24 लेके यानी 23 24, और वही हमारा असेसमेंट ईयर जो है वो होगा 24 25। ठीक है गाइस, तो ये हमारे को समझ में आ गया है। तो प्रीवियस ईयर वो ईयर हुआ जिसमें हमने अपनी इनकम को अर्न किया या अराइज किया। ठीक है, और ये जो हमारा ईयर होता है ये प्रीसीडिंग दी असेसमेंट ईयर होता है। तो ये हम समझ गए, और ये भी हमें पता पड़ गया कि प्रीवियस ईयर हमारा 12 महीने या 12 महीने से कम हो सकता है। अगर हम एग्जिस्टिंग बिजनेस चलाते हुए आ रहे हैं, मतलब हमारा बिजनेस बहुत टाइम पहले से चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर नो डाउटली हमारा 12 मंथ्स का ही होगा। वहीं अगर हमने पिछले साल ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी प्रीवियस ईयर में ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो प्रीवियस ईयर हमारा हो सकता है कि 12 महीने से कम का हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाता है इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब कि हमने एक एग्जेम्पशन लिमिट अपनी सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन में पढ़ी थी कि एक पर्टिकुलर एग्जेम्पशन तक हमारी इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। तो अब हम वो ही पढ़ने वाले हैं कि कितनी पर्टिकुलर इनकम तक हमारे के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और जब हम वो इनकम के मतलब लेवल को तोड़ते हैं, मतलब उसके ऊपर आते हैं, तो उसके ऊपर हमारा टैक्स लगता है। ठीक है ना, इसको एज ग्रुप के हिसाब से बता रखा है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्जेम्पशन लिमिट अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम फॉर इंडिविजुअल्स, मतलब कि आज के केस में गवर्नमेंट ने 2 स्कीम निकाल दी हैं। एक आती है ओल्ड स्कीम, ठीक है, 2 स्कीम्स है हमारे पास। एक हमारे पास आती है टैक्स के लिए, एक आती है ओल्ड स्कीम, एक आती है हमारे पास न्यू स्कीम। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने 2 स्कीम हमारे पास बता रखी है, एक ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम, और हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर। फिलहाल हम इसके अंदर के टैक्स रेट्स के बारे में जान लेते हैं जो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। गाइस, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे आगे बढ़ने के बाद अब हमारे पास आता है इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब अब हम वो एग्जेम्पशन लिमिट देखने वाले हैं जितनी जितनी इनकम तक हमारे ऊपर टैक्स नहीं गवर्नमेंट लगा सकती, मतलब ये हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारे पास के अंदर 2 स्कीम्स आ जाती हैं। एक आती है ओल्ड टैक्स रिजाइम, एक आती है न्यू टैक्स रिजाइम। मतलब ये क्या होता है, ये एक बार हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले क्या होता था, पहले एक स्कीम चलती थी नॉर्मल स्कीम, जो आज के टाइम पे ओल्ड स्कीम हो गई है और एक नई स्कीम आ गई है। ठीक है, न्यू स्कीम का नाम है सेक्शन 115BAC, और ओल्ड स्कीम हमारी जो पहले चल रही थी वही वाली है। तो इन दोनों के अंदर टैक्स रेट में कुछ फ़र्क हुआ है, कुछ कंडीशंस आई हैं, उन चीज़ों के हिसाब से देख लेते हैं। और इन दोनों स्कीम में मतलब जिस स्कीम के अंदर हमारे टैक्सेस कम आ रहे होंगे या जिसमें हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, हम उसी टैक्स स्कीम को चूज़ करते हैं। तो ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर क्या था वो हम देख लेते हैं, और आने वाले लेक्चर में हम ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम में अच्छे से समझेंगे। फिलहाल अभी हम इसका ये देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर क्या था कि अगर हमारी एज 60 ईयर्स या उससे कम की है, मतलब 60 ईयर्स से कम की अगर हमारी एज है, तो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती थी 2.5 लाख। इसका मतलब अगर हम 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो इसके ऊपर हमें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, फिर हमारे पास एक और एज ग्रुप आया 60 साल से लेके 80 साल तक का। अगर हमारी उम्र 60 साल से लेके 80 साल तक की है तो वही हमारी एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से बढ़ के 3 लाख की हो जाती है, और इसका नाम होता है सीनियर सिटीजन। जो लोग 60 साल से 80 साल की उम्र के बीच में होते हैं उन्हें सीनियर सिटीजन का जरिया मतलब दरिया दिया जाता है कि सीनियर सिटीज़न लोग जो होते हैं उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख की आ गई है। और वो लोग जो लोग 80 साल से ऊपर के होते हैं, और तो गाइस जो लोग 80 साल से ऊपर के होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमारे को गवर्नमेंट ने बता रखी है 5 लाख रुपए तक की। अभी इन सबको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। ठीक है, और ये जो अबव 80 ईयर्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। मतलब ये
सीनियर सिटीज़न के ऊपर वालों को कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। फिर हमने एक और पढ़ा था नॉन रेसिडेंट्स के केसेस में। नॉन रेसिडेंट के केसेस में उनकी एज बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। जैसे हमने अभी पहले जब हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कर रहे थे तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो मतलब रेसिडेंट होते हैं और जो नॉन रेसिडेंट होते हैं, उस केस में रेसिडेंट को कुछ सरकार एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं कि एज ग्रुप के हिसाब से गवर्नमेंट ने रेसिडेंट लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करे हैं, और जो नॉन रेसिडेंट है उसको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड नहीं है, जबकि हमारे जो रेसिडेंट हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट के केस में क्या होता है ना, नॉन रेसिडेंट के केस में हमारी एग्जेम्पशन लिमिट अप टू 2.5 लाख रुपीज़ ही होती है, मतलब 2.5 लाख रुपए तक की ही होती है। चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो चाहे सुपर सीनियर सिटीज़न हो, उससे हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और जो हमारी न्यू टैक्स रिजाइम आई है यानी कि 115 BAC, उसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो हो गई है वो 3 लाख रुपए की हो गई है, ठीक है। जो ऊपर 2.5 लाख की लिमिट थी अब वो 3 लाख रुपए की हो गई है। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मिस्टर ए है, एज है उनकी 45 ईयर्स, तो उनके लिए एग्जेम्पशन लिमिट होगी। और मिस्टर ए जो है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, ठीक है। तो उनके लिए उनकी एग्जेम्पशन लिमिट होगी 2,50,000 रुपीज़ की, ठीक है। 2.5 लाख तक की उनके लिए होगी एग्जेम्पशन लिमिट। वहीं अगर मिस्टर ए की एज मान लीजिए 65 ईयर्स होती तो वो सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आ जाते, तो उनके लिए एग्जेम्पशन लिमिट हो जाती ओल्ड स्कीम के अंदर 3 लाख रुपीज़ की, ठीक है ना। और अगर मिस्टर ए की एज 89 ईयर्स होती, सॉरी, अगर मिस्टर ए की एज, फिर से लिख लेते हैं, मिस्टर ए की एज 89 ईयर्स की होती तो यही उनके लिए एग्जेम्पशन लिमिट आ जाती 5 लाख रुपीज़ की। तो ये आप देख सकते हैं, ये फिर हो जाते सुपर सीनियर सिटीजन। तो ये गवर्नमेंट एज के बेसिस पे हमको टैक्स रेट्स मतलब टैक्सेस में छूट देती है, ठीक है। और अगर मिस्टर ए रेसिडेंट ना होके नॉन रेसिडेंट होते तो इर्रिस्पेक्टिव वो जितने भी साल के होते उनकी एग्जेम्पशन लिमिट जो होती वो अप टू 2.5 लाख तक ही होती, ठीक है ना। अगर ये रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट होते NRI होते तो इनकी जो लिमिट होती 2.5 लाख रुपीज़ तक की ही होती। तो ये गवर्नमेंट ने मतलब रेसिडेंट को कुछ फ़ायदा दिया रखा है। तो अभी तक हमने जाना इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अब हमारे पास अगला आ जाता है, तो अगले हम आगे बढ़ते हुए आते असेसी के ऊपर। असेसी कौन होता है? असेसी वो पर्सन होता है जो लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए और पेनाल्टी पे करने के लिए, ठीक है ना गाइस। असेसी एनी मीन्स एनी पर्सन हु इज़ लायबल टू पे टैक्सेस, इंटरेस्ट और पेनाल्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। असेसी कौन हो सकता है? पर्सन्स हो सकते हैं। पर्सन्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। पर्सन कौन हो सकते हैं? एक बार फिर से मेरे साथ बोल सकते हैं, आपको पढ़ाया था आज ही के टॉपिक में। पर्सन में क्या क्या आते हैं? इंडिविजुअल्स आते हैं, ठीक है, कंपनीज आती हैं, HUF आते हैं, लोकल बॉडीज़ आती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स आती हैं, LLPs आती हैं, या एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आता है जो ऊपर कवर अप नहीं है। और मैं दो बातें भूल रहा हूँ, कौन कौन सी? जी हाँ, कौन कौन सी? एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स आते हैं और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी आते हैं असेसीज के अंदर। असेसीज मतलब आप कह सकते हैं एक लाइन के ज़रिए नीचे लिखी हुई है, इसके ज़रिए हम समझते हैं असेसी के बारे में। ऑल असेसीज आर पर्सन्स बट ऑल पर्सन्स आर नॉट असेसीज। कोई मतलब इसका मतलब समझा सकता है क्या है? ऑल असेसीज आर पर्सन बट ऑल पर्सन्स आर नॉट असेसी। देखिए असेसी की डेफिनेशन क्या कहती है? असेसी की डेफिनेशन कहती है कि वो पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, ठीक है, लायबल होना ज़रूरी है। अब सारे पर्सन तो लायबल होंगे नहीं। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है जिसकी लिमिट ही अप टू 2.5 लाख रुपीज़ तक की है, मतलब 2,40,000 उसने एक साल भर में कमाया, ठीक है, तो वो असेसी बनने के लिए तो लायक होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो टैक्स पे करने के लिए लायबल ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑल असेसीज आर पर्सन्स, मतलब ऑल असेसीज पर्सन जरूर होंगे लेकिन सारे पर्सन जो होंगे वो असेसीज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी असेसीज की डेफिनेशन हुई। आगे बढ़ते हैं हम टैक्स रेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन फाइनेंस एक्ट, जो कि हम अपने चैप्टर नंबर 2 में कवर अप करेंगे।
तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। गाइज़ ऐसे ही हमारे और लेक्चर्स आते रहेंगे, आप हमको ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू गाइज़ एंड लव यू गाइज़। अच्छे से करिएगा, और इनकम टैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है और हम बहुत जल्दी इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। थैंक यू।